नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति पीसीएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं 72वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हम लोग लास्ट मिनट रिवीजन कर रहे हैं। आज का लेक्चर बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यहां से कई बार प्रश्न देखे गए हैं और जो प्रश्न आता है वो बिहार की अनुसूचित जाति और जनजाति से। ध्यान रखिएगा, 1 से 2 प्रश्न यहाँ पर घुमा फिरा करके आपसे पूछा जा सकता है और ये अपने आप में बिल्कुल फैक्चुअल नेचर का होता है। यदि आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखा हो तो आप इस बात को समझते होंगे। अब इसमें क्या क्या फैक्ट आ सकता है, मैंने प्रीवियस ईयर से ही बहुत सारी चीजें निकाला है जो आपके सामने रिवीजन के लिए रख देता हूं, क्योंकि ये सब फैक्ट आए तो आपसे गलती ना हो। चलिए एक बार रिवीजन करना यहां पर शुरू कर देते हैं। इसमें कुछ भी समझने जैसा नहीं है, ठीक है। फैक्ट है, क्या क्या है एक बार सुनिए। कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति कितना प्रतिशत है, बिहार को लेकर के कहा जा रहा है, तो 15.9%। आप ध्यान रखिएगा एक बात, 15.9% है ना, तो इतना ही याद कीजिएगा, 15.9%। यह भी नहीं याद करके जाना है कि यह 16 है, या यह भी नहीं याद करके जाना है कि यह 15 है, क्योंकि आप देखेंगे अगर आपने प्रीवियस ईयर देखा है तो विकल्प जो पूछे जाएंगे बहुत ही क्लोज आंसर पूछा जाएगा। 15.9%, 15.7%, 15.8%, 15.6% ऐसे पूछ दिया जाएगा आपसे, एकदम बहुत क्लोज। और उसमें आप गलत करेंगे यदि आप ऐसे आसपास याद करके चले जाते हैं कि हाँ ओवरऑल ये है, तो ध्यान रखना है, फैक्ट एकदम ध्यान रखना है, ठीक। अब चलिए, सर्वाधिक अनुसूचित जाति, देखिए क्या है पूछा गया है, अनुसूचित जाति, जनजाति नहीं। तो यहां पर देखेंगे अनुसूचित जाति की बात यानी कि शेड्यूल कास्ट की बात किया गया है। यह जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? गया, ठीक है। गया में आप इस तरह की चीजें सुनते भी होंगे कि यहां पर जैसे एक डॉक्यूमेंट्री बीच में बना था मुसहर, तो मुसहर जो है वहां पर एक कास्ट ही शेड्यूल कास्ट है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, वहां उसकी संख्या बताएगी। आपको संख्या नहीं जानना है, डिस्ट्रिक्ट का नाम जरूर ध्यान रखिएगा, गया जी। सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशत, तो प्रतिशत में भी गया ही है, कुल जनसंख्या का 30.39% है। न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला देखेंगे तो शिवहर है। इसकी एक वजह है क्योंकि शिवहर का एरिया भी बेहद कम है, इस वजह से। इसके अलावा न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला, तो ये फिर शिवहर नहीं है, क्योंकि यहां पर फिर आपको किशनगंज के पास आना पड़ेगा। और किशनगंज कहने का तात्पर्य है कि बिहार का एकदम सुदूर पूरब के हिस्सा में चले जाइए, वहां बॉर्डर की बात की जा रही है। 6.69% होगा। कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति, तो यहां पर ध्यान देखिए, इससे ऊपर की जो बात हमने किया वह अनुसूचित जाति की बात किया, शेड्यूल कास्ट की बात की। अब शेड्यूल कास्ट के बाद हम चर्चा करेंगे शेड्यूल ट्राइब पे, अनुसूचित जनजाति एसटी की चर्चा यहां से नीचे, ठीक है। अब इसमें देखेंगे जनजाति जो पूरे है बिहार की जनसंख्या में वह 1.3% ही है। आप कहेंगे सर इतना कम, हाँ बिल्कुल, क्योंकि क्या हुआ कि पहले जनजाति था बिहार में, लेकिन हम सब जानते हैं कि नवंबर 2000 ईस्वी में बिहार का बंटवारा होता है और एक नया स्टेट बिहार में बिहार से अलग होकर बनता है जिसका नाम है झारखंड। तो झारखंड में इस एरिया में सारे के सारे शेड्यूल ट्राइब चले गए, ट्राइबल्स ग्रुप इधर चला गया, छोटा नागपुर की पठारी से लेकर के पीछे। तो यहां पर इस वजह से क्या हुआ कि बिहार में शेड्यूल ट्राइब की जनसंख्या काफी गिर गया, ध्यान रहेगा आगे। अब यहां पर डिस्ट्रिक्ट, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला, देखिए जनसंख्या वाला जिला कौन सा? पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण कहने का तात्पर्य हो गया सुदूर पश्चिमी और उत्तरी हिस्सा, नेपाल के बॉर्डर से लगता हुआ, ठीक है। इसके अलावा न्यूनतम अनुसूचित जनजाति वाला अगर जनसंख्या वाला जिला देखेंगे तो यह भी कौन सा होगा? शिवहर ही होगा, ठीक है। दोनों 318 ही है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला, यहां फिर परसेंटेज की बात किया गया है, तो यह भी पश्चिमी चंपारण होगा, 6.35%। अब मैक्सिमम है देखिए कुल जनसंख्या का, तब भी 6.35% ही है, तो ये ध्यान रखना। इसके अलावा न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत वाला, तो यहां पर 2-3 डिस्ट्रिक्ट देखिए, औरंगाबाद, खगड़िया और समस्तीपुर। गलती से फिर शिवहर के पास नहीं पहुंच जाना है, क्योंकि शिवहर डिस्ट्रिक्ट ही छोटा है तो कुल जनसंख्या भी इसके पास छोटा है। इस वजह से कई बार लोग समझते हैं कि शिवहर ही सारे पैमानों पर फिट बैठता है, पर ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए, प्रमुख जनजाति समुदाय जो सबसे महत्वपूर्ण है वो यहां पर है। बिहार में वर्ष 2000 में झारखंड के विभाजन के बाद अधिकांशतः जनजाति आबादी झारखंड में चली गई, जैसा कि हमने कहा। अब विशेषकर देखेंगे तो तराई, सीमांत और दक्षिण पश्चिम जिलों में आपको जनजातीय उपस्थिति देखने को मिलेगा, जिसमें प्रमुख कौन सा है उन तमाम पर एक एक करके चर्चा करते हैं। जैसे संथाल, संथाल पे 5 स्टार लगाइए,
चूंकि संथाल जो है पिछले कई बार पूछा गया है, ठीक है, इस ट्राइबल के विषय में आपसे पूछा जाएगा। संथाल बिहार का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय है, यानी कि यहाँ पर शेड्यूल्ड ट्राइब्स की बात की जा रही है। मुख्य आबादी इसका आपको आज भी झारखंड में देखने को मिलेगा, लेकिन जो सीमावर्ती डिस्ट्रिक्ट हैं वहां पर आपको इसका व्यापक प्रभाव देखने को मिलेगा। सीमावर्ती डिस्ट्रिक्ट यानी कि नीचे से अगर बिहार की ये चौहद्दी आप यहाँ पर देखेंगे, अगर बिहार ये है तकरीबन ऐसे, तो यहाँ पर देखेंगे ये जो एरिया है यहाँ से झारखंड है। तो बिहार के ये तमाम जो डिस्ट्रिक्ट आपको नजर आएंगे, चाहे वो कैमूर, रोहतास, यहाँ से गया, नवादा, इसके अलावा आगे बढ़ेंगे तो भागलपुर, बांका, ये तमाम, इसके अलावा थोड़ा ऊपर भी जाएंगे इस एरिया में तो पूर्णिया, सहरसा, किशनगंज, इस वाले सीमांचल वाले एरिया में देखने को मिलेगा। यहाँ जो बांका है जो है बांका और भागलपुर वाले, तो इस एरिया में भी थोड़ा बहुत देखने को मिलेगा। तो सीमांचल यानी कि जहां जहां आप देखेंगे कि झारखंड से टच है उस एरिया में ज्यादा आपको देखने को ये मिलेगा, ठीक है। चलिए भाषा और लिपि देखेंगे तो संथाली है, मुंडा जो कि ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार का हिस्सा होता है और अपनी लिपि इनकी ओल चिकी होता है और इसको संविधान की 8वीं अनुसूची में भी शामिल किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है, 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? 22, ठीक है। संविधान के 8वीं अनुसूची में अनुसूचित जो कुछ भाषाएं हैं जिसमें से देखेंगे 22 हैं, उसमें से एक जो आपको यहाँ पर संथाली भी इसमें से नजर आएगा, ठीक है। आगे बढ़ जाए, समाज और संस्कृति इनका क्या है? समाज जो है निश्चित तौर पर प्रतिसत्तात्मक होता है। विवाह को बापला यहाँ पर कहा जाता है। प्रमुख देवता जो है सिंह बोगा भगवान शिव को कहा जाता है। मणांग बुड़ू पहाड़ देवता को कहा जाता है और प्रमुख त्योहार जो इनके होते हैं सोहराई यानी कि फसल कटाई के समय होता है और दूसरा बाहा ये वसंत उत्सव इसमें शामिल होता है। ऐतिहासिक महत्व क्या है? 1855 का संथाल विद्रोह आप सब जानते होंगे, भारतीय इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण जनजातीय विद्रोह में से एक हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं और इसके नेतृत्व की बात करेंगे तो हमने कई नाम इससे पहले पढ़ा होगा, सीधो, कान्हू, चांद, भैरव, है ना, पढ़ा होगा ना आपने मॉडर्न हिस्ट्री में शुरुआत से ही। तो यहां पर इन सब नामों को आप ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, दूसरा क्या है? उराम। उराम जो है यह अपनी अनूठी संस्कृति की पहचान और द्रविडियन जड़ों के लिए जाना जाता है। भौगोलिक विस्तार कहां देखने को मिलेगा बिहार में? रोहतास, बक्सर, कैमूर, पटना, चंपारण के कुछ हिस्सों में। इनकी भाषा जो है कुडुख जो द्रविडियन भाषा के परिवार से मिलता है। समाज और संस्कृति की बात यहां पर किया जाएगा तो उराम समाज में युवाओं के शिक्षण प्रशिक्षण के लिए एक पारंपरिक संस्था होती है जिसे धूमकुड़िया कहा जाता है। ये सब शब्द ध्यान रखिएगा, पूछ देगा धूमकुड़िया क्या है। तो यहाँ पर एक परंपरागत तौर पर प्रशिक्षण के लिए युवाओं को प्रशिक्षित किया जाए, पढ़ाया जाए, इसके लिए यह संस्था होगा। यहाँ पर आप समझ सकते हैं युवाओं को सामाजिक और धार्मिक रीति रिवाजों की शिक्षा दी जाती है और इसके प्रमुख देवता जो हैं धर्मेश जो होंगे ये सूर्य के प्रतीक माने जाते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। आजीविका क्या होगा? निश्चित तौर पर देखिए बिहार जो है ना एक कृषि प्रधान राज्य है। आज भी बिहार की 75% आबादी जो आप देखेंगे वह कृषि और इसके इर्द गिर्द के कामों पर निर्भर है। तो अब आप ध्यान रखिएगा, अगर जनजातियों की भी बात की जाएगी आजीविका में तो और कुछ आजीविका नहीं नजर आएगा, ज्यादातर जो है कृषि या उससे जुड़े हुए गतिविधि पर नजर आएंगे। तो बहुत कंफ्यूजन नहीं करना है कि मैंने तो इस खास जनजाति के विषय में पढ़ा ही नहीं, लगभग वही होगा, कृषि कार्य या इससे जुड़ी हुई गतिविधि। वो पशुपालन हो सकता है, वो खेती हो सकता है, वो मुर्गी पालन हो सकता है, ध्यान रखिएगा, या वो मछली पालन भी हो सकता है। इन तमाम चीजों पर आपको ध्यान रखना है। इसका अगर ऐतिहासिक महत्व समझें तो एक नाम आप लोग बहुत जानते होंगे, ताना भगत। एक आंदोलन भी पढ़ा होगा 1914 में, ताना भगत आंदोलन। यहां पर जो है 1914 में इसकी शुरुआत जतरा भगत के नेतृत्व में उराव जनजाति के बीच ही हुई थी, जो बाद में महात्मा गांधी के अहिंसक आंदोलन से आगे चल के जुड़ गया, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, यहां पर आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। आगे देखें, खरवार। खरवार क्या है? अत्यंत वीर और लड़ाकू जनजाति मानी जाती है, सख्त बोलने वाला। कहा जाता है कि एक बार इसने जो बातें कह दी, जो वचन दे दिया, तो सुना है ना कि प्राण जाए पर वचन न जाए। ये जनजाति इसी सोच की है खरवार, कि एक बार आपसे कोई वादा कर दिया तो फिर आप
के से जो वादा किया गया है उसको ये कैसे भी करके निभाते हैं। अब इसका भौगोलिक विस्तार समझिएगा, जो लोग इन क्षेत्रों में होंगे जानते होंगे इनको। रोहतास, कैमूर, सोन नदी का घाटी का मतलब समझिए, गंगा के दक्षिण मैदान में जब आएंगे, सोन नदी के घाटी के आसपास जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पर कुछ एरिया में देखने को मिलेगा। सीमित ही है, लेकिन हाँ इस एरिया के लोग जरूर जानते होंगे इनको, क्योंकि अगर आप जानते हैं कमेंट बॉक्स में लिखिए, बहुत फेमस होते हैं जहां भी रहते हैं ये। उत्पत्ति और मानता क्या है, खरवार स्वयं को सूर्यवंशी राजपूत मानते हैं और पलामू यानी कि झारखंड और रोहतासगंज बिहार को अपना मूल स्थान ये बताते हैं। समाज और आजीविका की बात करेंगे तो बताइए क्या होगा। इनकी आजीविका आज भी देखा जाए तो समुदाय के तौर पर शिकार करना और युद्ध कला में ये निपुण होते हैं। वर्तमान में मुख्य रूप से अब ये भी कृषि कार्यों से जुड़ रहे हैं। संस्कृति देखेंगे तो इस ट्राइबल्स ग्रुप पे हिंदू धर्म का गहरा प्रभाव देखने को मिलता है। ये आपने यहाँ पे देखा होगा, सूर्यवंशी राजपूत कहते हैं, तो जाहिर सी बात है हिंदू धर्म से जुड़ेंगे। और यहाँ पर शिव हो गया, दुर्गा हो गई, इनकी पूजा ये करते हैं। स्थानीय देवी देवता के तौर पर मुचुक रानी की भी यहाँ पर पूजा की जाती है, ये ध्यान रखिएगा, मुचुक रानी, ठीक है, ये आपसे पूछा जा सकता है। थारू, थारू जनजाति देखेंगे बिहार के उत्तर पश्चिम तराई क्षेत्र में पाई जाएंगे। पश्चिम चंपारण, सोमेश्वर की पहाड़ी और तराई क्षेत्र में ये देखने को मिलेगा। शारीरिक विशेषता और उत्पत्ति इनकी देखेंगे तो ये मंगोलाइड प्रजाति के लक्षण वाले होते हैं। चेहरा इनका देखिए, हाव भाव, ठीक है। और ये माना जाता है कि राजस्थान के थार मरुस्थल से आकर के बसे, इसीलिए इन्हें थारू कहा जाता है। और ये भी स्वयं को राजपूत मानते हैं। इनका समाज अगर देखेंगे तो संयुक्त परिवार प्रथा बहुत मजबूत होता है। इसमें महिलाओं को समाज में उच्च स्थान दिया जाता है। विशिष्ट प्रथा अगर इसके अंतर्गत देखा जाए तो यह समुदाय दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाता है। ध्यान रखना, ये पूछा जा सकता है कि कौन सा समुदाय दीपावली को शोक पर्व के तौर पर मनाता है, कौन सा होगा, थारू, ठीक है। यह परंपरा उनके पूर्वजों के युद्ध में मारे जाने से जुड़ी हुई है। लेकिन समय के साथ अगर देखेंगे, चूंकि मुख्य धारा से जुड़ाव हो रहा है, इसीलिए काफी इस सोच में परिवर्तन आया है। और समय के साथ इस क्षेत्र में देखेंगे, जो चंपारण का क्षेत्र है वहां पर जो थारू जनजाति हैं वो हिंदू देवी देवता को भी अब मानने लगे हैं। और इसके साथ साथ वो प्रकृति का पूजा जरूर करते हैं। क्योंकि जनजातीय समुदाय जो है जल, जंगल, जमीन, इस तीन चीज के लिए बहुत लड़ते हैं। तो यहाँ पर यह चीज भी देखने को मिलेगा कि समय के साथ हिंदू देवी देवताओं को एडॉप्ट किया है, लेकिन प्रकृति की पूजा आज भी करते हैं। आजीविका के तौर पर इनका भी देखेंगे तो वह कृषि कार्य ही मुख्य रूप से होगा। पहले ही एक हिंट मैंने आपको दे दिया, वही फॉर्मूला हर जगह लगा दीजिए, ठीक है। तो चूंकि वो तराई क्षेत्र में रह रहे हैं, दलदली भूमि है, तो बताइए क्या होगा वहां पर, सोच के बताइए, ज्योग्राफी पढ़ाया था, मिट्टी वगैरह, धान की खेती है ना। तो ऐसे जगहों पे धान की खेती प्रमुखता से की जाएगी। और ये धान की खेती करने में कुशल कृषक माने जाते हैं, बहुत अच्छे किसान के तौर पर इन्हें देखा जाता है। अब चलिए एक महत्वपूर्ण जो यहाँ पर हम चर्चा करेंगे जनजाति के विषय में, ये मुंडा है। 5 स्टार लगाइए, मुंडा कई बार पूछा गया है, सबसे प्राचीन जनजाति में से एक है। इनका भौगोलिक विस्तार रोहतास, बक्सर, कैमूर, कुछ उत्तरी बिहार के जिलों में भी देखने को मिलेगा। भाषा मुंडारी है। और अर्थव्यवस्था समाज देखेंगे तो सामूहिक खेती की प्रथा रही है, जिसमें खूट कट्टी व्यवस्था कहा जाता है। इनका धर्म सरना कहलाता है, ये ध्यान रखिएगा। यूपीएससी में भी सरना को लेकर के प्रश्न पूछा गया है और पीसीएस तो न जाने कितनी बार कहां पूछा गया है। ये पूरी तरह से प्राकृतिक पूजा पर निर्भर रहेगा। और सिंह बोगा यानी कि सूर्य जो हैं इनके सर्वोच्च देवता होंगे। ऐतिहासिक महत्व क्या होगा, 1899 से 1900 का मुंडा जो है उलगुलान विद्रोह, जिसका नेतृत्व भगवान बिरसा मुंडा ने किया था ब्रिटिश नीतियों और जमींदारों के खिलाफ। ये आपको अलग से ध्यान रखना है, ये बहुत बार पूछा गया है, यूपीएससी में भी पूछा गया है। और भगवान बिरसा मुंडा, इनको ये लोग भगवान का दर्जा देते हैं, तो यहां से आपसे पूछा जा सकता है। चलिए बैगा जनजाति, बैगा जनजाति भी देखेंगे ना तो काफी पुरानी जनजाति यहाँ की मानी जाती है। और इसे आर्थिक तौर पर और सामाजिक तौर पर भी कह सकते हैं कि समृद्ध जनजाति के तौर पर देखा जाता है। इनका मुख्य अगर केंद्र देखेंगे तो कहा जाता है कि वो मध्य प्रदेश रहा, जैसे मध्य प्रदेश का कुछ हिस्सा मंडला, बिडोरी, बागाघाट यहाँ और छत्तीसगढ़ में भी। लेकिन बिहार में देखेंगे रोहतास और झारखंड के कुछ हिस्सों में इनकी सीमित आबादी पाई जाती है। विशेष दर्जा अगर देखा जाए, भारत सरकार ने बैगा जनजाति को विशेष रूप से कमजोर जनजाति यानी कि पीवीटीजी है ना, इसके अंतर्गत श्रेणी में रखा है। इनकी आजीविका क्या होगी, कृषि से जुड़ी हुई गतिविधि है ना। स्थानांतरण कृषि की बात करते हैं ना, शिफ्टिंग कल्टीवेशन,
वो जुड़ा होता है। और स्थानीय भाषा में बेबर या दहिया इनको कहा जाता है। बैगा लोग जो है धरती को अपनी माता मानते हैं, इसीलिए धरती पर वो हल नहीं चलाएंगे। उसे फाड़ना, धरती को फाड़ना ये पाप समझते हैं। तो मुख्य रूप से ये क्या करेंगे, कुदाल का प्रयोग करेंगे, हल नहीं चलाएंगे खेती के लिए। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखना है। खेती का तरीका इनका आपसे पूछा जा सकता है, जो इनकी मान्यता से जुड़ा हुआ है। इनके समाज और संस्कृति की चर्चा करें तो बैगा जनजाति को गोंड जनजाति का पुरोहित या ओझा माना जाता है। यह जड़ी बूटियों और पारंपरिक चिकित्सा की बात करेंगे तो अत्यधिक निपुण भी होते हैं। और इनकी महिलाओं को गोदना गोदवाने की अत्यंत प्राचीन जो है प्रचलन रहा है। बैगा महिलाएं अक्सर अपने पूरे शरीर पर गोदना गुदवाती है। गोदना समझते हैं ना, अब उसको कैसे मैं बताऊं, हाथों वगैरह पर देखे होंगे। अच्छा, टैटू समझते हैं, शहरी क्षेत्र में टैटू कहते हैं। एग्जैक्ट टैटू ना कहा जाए, लेकिन गोदना होता है लगभग वैसा ही, कुछ हाथ पे लिखवा लिए, चित्र बनवा लिए, है ना, और उसमें थोड़ा पेन भी होता है। हालांकि टैटू बनवाने में भी होता है, मैंने नहीं किया तो मुझे आभास नहीं है, लेकिन ऐसा मैंने सुना है। तो गोदना भी लगभग वैसा ही कुछ होता है, ठीक है, तो ध्यान रखना है, वो टैटू आप कह सकते हैं। धर्म और देवता देखेंगे तो देवता बूढ़ा देव हैं, जिनका निवास साज वृक्ष में माना जाता है। इसके अतिरिक्त ठाकुर देव गांव की भूमि के रक्षक और दूल्हा देव बीमारियों से रक्षक की पूजा ये करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। नृत्य देखेंगे, कर्मा, सैला, परधौनी, विवाह के अवसर पर इनके प्रमुख ये क्या होंगे, लोक नृत्य होंगे, ध्यान रखना है। बंजारा जनजाति, बंजारा जनजाति आपसे पूछा जा सकता है, ये 5 स्टार यहां पर लगा के रखिएगा। भारत के प्रमुख खाना बदोश या घुमंतू जनजाति के तौर पर देखा जाता है। इनका मूल स्थान जो राजस्थान और गुजरात माना जाएगा, लेकिन बिहार के कुछ क्षेत्र में ये पाए जाते हैं, देखे जाते हैं, जो रोहतास, कैमूर, सिवान, सारण, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और दक्षिण भारत तक फैले हुए हैं। आपको बिहार से मतलब रखना है, बिहार के किस क्षेत्र में देखे जाएंगे, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि तो बंजारे व्यापारी और मालवाहक थे पहले। ये प्राचीन और मध्यकालीन भारत में मुगलों और अंग्रेजों के समय तक सेना और बाजारों में अनाज, नमक और रासत पहुंचाने का इनको काम दिया जाता था। टांडा देखेंगे, बंजारे समूह में यात्रा किया करते थे और इसके कारवां या अस्थायी गांव को टांडा कहा जाता था। टांडा के मुखिया को नायक कहा जाता था, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। तो जो मेन चीज है उसको एक एक करके हम रिवीजन करते चलते हैं, ताकि आपको आगे दिक्कत ना हो। कुछ बातें और इसके विषय में समझ लीजिए, फिर आगे क्वेश्चन पर चलेंगे। भाषा इनकी देखेंगे तो इनकी अपनी एक विशिष्ट भाषा है, जिसको गोर बंजारी या लंबाड़ी कहा जाता है, ठीक है, जो इंडो आर्यन भाषा परिवार का हिस्सा कहा जाता है। समाज परिधान देखेंगे तो यहाँ रंग बिरंगे परिधान के लिए विश्व प्रसिद्ध हैं। इनकी महिलाएं घाघरा पहनती है, भारी पारंपरिक आभूषण धारण करेंगी और इसके कपड़ों पर सीपियों और शीशे की कढ़ाई का अद्भुत काम भी आपको देखने को मिलेगा। कुल मिलाकर के राजस्थानी कल्चर का जो थोड़ा सा हिंट है वो आपको देखने पड़ेगा, क्योंकि ये मूल स्थान राजस्थान और गुजरात ही है इनका। तो इसीलिए मूलतः देखेंगे तो राजस्थानी और गुजराती कपड़े जो होते हैं ना, लगभग वैसा ही ये पहनते हुए नजर आएंगे। धर्म और मानता देखेंगे, हिंदू धर्म का पालन करते हैं। बंजारी देवी लखी शाह बंजारा, गुरु नानक देव और राजस्थान के लोक देवताओं जैसे कि बाबा रामदेव जी के प्रति इनकी गहरी आस्था बताई जाती है। वर्तमान स्थिति देखेंगे तो आधुनिक परिवहन, रेलवे और पक्की सड़कों के विकास के बाद इनका जो पारंपरिक मालवाहक व्यापार है, जाहिर सी बात है, समाप्त हो गया। अब ये घुमंतू जीवन छोड़ करके फिर क्या कर रहे हैं, कृषि कार्य पर आ गए। कृषि, पशुपालन, अन्य मजदूरी के कार्य में संलग्न होते जा रहे हैं। और जब भी ध्यान रखिएगा, जब भी कोई समाज एग्रीकल्चर के काम में आएगा तो वह घुमंतू जीवन छोड़ देगा, ठीक है, वह स्थायी तौर पर रहना चाहेगा। शिफ्टिंग का जो एग्रीकल्चर है उसमें कुछ हद तक देखा जाता है, लेकिन उसमें भी स्थायित्व देखने को मिला है। यानी कि 6 महीना, 5 महीना, 4 महीना फिर एक जगह पे रहना, यानी कि एक सीजन फसल कह सकते हैं। रबी का फसल एक जगह, खरीफ का फसल एक जगह, ऐसे कर लिए, लेकिन स्थायित्व उस समाज में भी देखने को मिल जाता है। तो ये पैटर्न आपको समझना पड़ेगा। आगे चलते हैं। अब यहां पर प्रश्न का हम लोग मिलकर के समाधान करेंगे। 10 क्वेश्चन का क्या है, बिहार की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति कितना प्रतिशत है? कुल जनसंख्या में आपको बताया था ना मैं, क्या याद क्या करना है, 15.9% एग्जैक्ट मैंने कहा था। और यह भी बताया था कि इसमें से सर्वाधिक अगर प्रतिशत में जनसंख्या देखा जाए तो वह आपको गया जी डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगा, जो तकरीबन आप कह सकते हैं 30.9% के आसपास ये देखने को मिलेगा, ठीक है। ये अनुसूचित जाति की बात मैं कह रहा हूं। गलती से भी अक्सर क्या होता है, जब इस तरह से पूछा जाता है ना, जनजाति समझ के हम लोग जवाब देते रहते हैं और बाद में पता चलता है कि गलत जवाब दिया। ये जाति, शेड्यूल कास्ट की बात की गई। जब भी शेड्यूल कास्ट की बात की जाएगी
तो गया जी डिस्ट्रिक्ट आपको ध्यान में आना चाहिए। मूसा डॉक्यूमेंट्री मैंने कहा है, आप यूट्यूब पे जाकर के देख लीजिएगा, बहुत अच्छा है वो। बिहार की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति एसटी का प्रतिशत कितना? अब यहां पर आपसे एसटी पूछा गया है, तो जाहिर सी बात है, मैंने क्या कहा था, झारखंड में ज्यादातर चला गया, तो यहां पर क्या होगा, बेहद कम रह गया, 1.3% तक, क्योंकि झारखंड बनने के बाद ट्राइबल्स उधर चले गए। बिहार में सर्वाधिक एसटी जनसंख्या वाला फिर जिला यहां पर कौन होगा, सर्वाधिक आपसे पूछा गया है। और वो मैंने आपसे कहा था कि सुदूर आप पश्चिम उत्तर में जाएंगे, यानी कि पश्चिमी चंपारण में, वहां पर जो तराई भाग में रहने वाले हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। अच्छा, सर्वाधिक है तब भी 6.35% देखने को मिलेगा, सर्वाधिक होने के बावजूद भी। बिहार में न्यूनतम एसटी जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, ये यहां पर सबसे कम पूछा गया। और ध्यान है, मैंने कहा था शिवहर डिस्ट्रिक्ट के आकार में ही सबसे छोटा है, तो यहां पर देखने को मिलेगा। और इनकी जनसंख्या यहां पर बेहद कम है, 318 यहां पर एसटी रहते हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब। ये ध्यान रखिएगा, हो सकता है चूंकि 318 ही है तो ये पूछना आसान होगा, पूछा जा सकता है। बिहार का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय कौन सा है, यानी कि जिसका आप कह सकते हैं जनसंख्या बड़ा है ना, वह आपको कौन सा दिखेगा, संथाल। संथाल की चर्चा भी हमने इस बात को लेकर के किया था कि सबसे बड़ा समुदाय है। और आपको ध्यान है, मैंने कहा भी था 1855 की हमने चर्चा किया था कि वहां पर जो 1855 में जो प्रसिद्ध संथाल विद्रोह हुआ था, हूल, उसका उसकी बात, और सिद्धो कान्हू, जो मैंने कहा था आप मॉडल हिस्ट्री पढ़ते वक्त पढ़े होंगे, वो इसका नेतृत्व कर रहे थे। आगे चलें, उराव जनजाति, अब इसकी भाषा पूछा गया, इसी तरह के प्रश्न रहते हैं तो आपको इस हिसाब से ही समझना पड़ेगा। इसका कुड़ुख यह इसकी भाषा है, और ये मैंने आपको बताया था कि ये किस भाषा परिवार से है, कहां से जाकर के जुड़ता है, द्रविड़ भाषा परिवार से जाकर के जुड़ेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। आगे, थारू जनजाति, थारू राजस्थान वाला, बिहार के किस जिले में निवास करती है? मूलतः ये कहां के होंगे, राजस्थान के। मैंने बताया था कि इनकी महिलाओं के पहनावा ओढ़ावा, घाघरा पहनेगी, सिलाई हाथों से होगा, उस कपड़े पर हल्का शीशा दिखेगा आपको, ग्लासेस, तो ये सब कपड़े का जो है तौर तरीका है, क्योंकि मूल रूप से ये राजस्थान और गुजरात के क्षेत्र के होते हैं। और यहाँ आकर के तराई भाग में बसे, तराई भाग पश्चिम चंपारण होगा, यहाँ आकर के रहते हैं, धान की खेती करते हैं, और जिसको जो मैंने कहा था दिवाली पर शोक मनाते हैं, शोक पर्व के तौर पर देखते हैं, है ना। लेकिन अब इनका ये सोच बदल रहा है, मुख्य समाज से जब जुड़ रहे हैं। मुंडा जनजाति की पारंपरिक सामूहिक कृषि व्यवस्था क्या कहलाती है, यानी कि मुंडा जनजाति है और खेती करती है, इतना स्पष्ट कर दिया। और कहा गया कि भाई ये खेती जो करते हैं वो पारंपरिक सामूहिक कृषि करते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, खूट कट्टी कहा जाता है। 1899 से 1900 के आसपास देखेंगे तो मुंडा उल्गमान का नेतृत्व बिरसा मुंडा कर रहे थे। ये फैक्ट आपसे इस क्वेश्चन से इर्द गिर्द पूछा जा सकता है। बैगा जनजाति की स्थानांतरित जो है कृषि क्या कहलाती है, यानी कि शिफ्टिंग एग्रीकल्चर की बात करेंगे। बैगा जनजाति के विषय में मैंने बताया कि सरकार ने इस जनजाति को पीवीटीजी यानी कि विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह में शामिल किया है। और इनकी जो कृषि की बात करेंगे वह बेवर है या दहिया है। ठीक है, बंजारा जनजाति पारंपरिक रूप से किस कार्य से जुड़े हैं? अब पारंपरिक कार्य पूछा जा रहा है, ध्यान रखिए, यहाँ मत्स्य भी है, खनन भी है, लोहारी भी है और माल वाहक भी है। तो आपसे मैंने कहा था कि अगर पारंपरिक रूप से पूछा जाएगा तो ये मालवाहक व्यापारी होंगे। मुगल वगैरह के समय में अनाज, नमक, अन्य वस्तु वगैरह ले जाने वगैरह की जिम्मेदारी इनकी होती थी। लेकिन आधुनिक परिवहन आ गया, ट्रक आ गया, ट्रेन आ गया, तो इनकी जरूरत खत्म हो गया। तो ये क्या करने लगे, अब कृषि पर जोर देने लगे, साथ में पशुपालन करने लगे। और जब ये मालवाहक का काम करते थे तब ये घुमंतु होते थे, तो अब एग्रीकल्चर करेंगे तो क्या करने लगे, ये स्थायी रूप से एक जगह रहने लगे। समझ में आया? और इनके मुखिया, इनके जो मतलब मुखिया, हाँ कह लीजिए मुख्य व्यक्ति, उसको क्या कहा जाता है, नायक। वो नायक फिल्म जो है ना अनिल कपूर वाला, वही नायक, ये मुखिया होता है, हेड हुआ उस ग्रुप का, ऐसे कह सकते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको समझ में रहेगा। और इसका जो अस्थायी शिविर होता है उसको टांडा कहा जाता है। टांडा मतलब एक जगह ये खेती करने जाते हैं या मालवाहक के तौर पर, तो एक जगह रहते हैं, ये इसका शिविर होता है। और इस शिविर का नेचर क्या होता है, अस्थायी, एक जगह से काम खत्म हुआ तो ये दूसरे जगह चले जाएंगे।
ठीक है, ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है। इन तमाम चीजों से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आज के लिए इसमें इतना ही। आप लोग की प्रिपरेशन कैसी चल रही है ये मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और अब आप लोग आगे क्या टॉपिक चाहते हैं ये भी कमेंट करके आप मुझे बताइए। जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेक्चर को शेयर जरूर कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए ये सब रिवीजन है। और तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनको देखिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जुड़ने के लिए आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।